dear student, I am your Hindi teacher and I am from सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। फर्स्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 4th। आज हमारा प्रथम अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम भाषा क्या होती है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले बच्चों, मैं इस अध्याय की थोड़ी रीडिंग लगाती हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होता है। भाषा, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ झट से कहती है, इसे भूख लगी है, दूध चाहिए। आप चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुक जाते हैं और हरी बत्ती या सिपाही के इशारे पर चल पड़ते हैं। यहाँ दोनों ही स्थितियों में भाषा का सहारा तो नहीं लिया गया, पर संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान हो गया। ये भाषा संकेत तो है, पर इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। प्यारे बच्चों, जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ झट से कहती है या तुरंत कहती है, शायद इसे भूख लगी होगी तभी रो रहा है, या फिर इसको कुछ समस्या होगी तभी ये रो रहा है। अब आप सड़क पे जाते हो या चौराहे पर जब आप जाते हो तो लाल बत्ती होने पर आप स्वतः ही अपने आप ही रुक जाते हो, और जब हरी बत्ती होती है तो आप चल पड़ते हो। इसी प्रकार जब सिपाही इशारा करता है तो हम रुक जाते हैं और चल पड़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ दोनों ही स्थितियों में अपनी बात को एक दूसरे को समझाने के लिए कुछ संकेतों का इशारा लिया गया है। यहाँ संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को समझाया गया है, पर बच्चों ये भाषा नहीं हो सकती, इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि भाषा क्या होती है। पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताती हूँ। भाषा एक ऐसा माध्यम है बच्चों, जिनमें हम अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को, अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। अब ये एक प्रकार से सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसे भाषा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को समझाया जा रहा है। फिर बच्चों आगे देखते हैं, तो फिर भाषा क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मानव समाज जैसे जैसे विकसित हुआ, उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये शब्द ही विकसित होकर भाषा के रूप में ढल गए। जैसे अब बच्चों, मैंने आपको बताया कि संकेतों के द्वारा अपनी बात को, अपने विचारों को समझाया गया है, तो इसे सांकेतिक भाषा कह सकते हैं, लेकिन इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। तो फिर बच्चों, भाषा क्या होती है, ये विचार दिमाग में आया कि भाषा क्या होती है। जब हम संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को समझा सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, तो फिर हमें भाषा की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को नहीं समझा सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। बच्चों, आपने कभी देखा होगा, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते तो वो इशारों के द्वारा अपना जीवन बिताते, अपनी बातें बताते हैं। तो क्या इशारों के द्वारा हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, अपने विचारों को नहीं बता सकते? यदि बता सकते हैं तो हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इसका कारण ये है बच्चों, धीरे धीरे जैसे मानव समाज विकसित होता गया, मानव में समझ बढ़ती गई, तो उसने अपने मन के विचारों को, अपने मन में उठने वाले भावनाओं को बताने के लिए, बयान करने के लिए शब्दों का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये शब्द ही धीरे धीरे विकसित होकर भाषा के रूप में तब्दील हो गए। अब जैसे बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, हम इन चित्रों को, अब जैसे बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, अब इन चित्रों को देखने से बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये किसके बारे में है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी ये चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, फिर समझेंगे क्या इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो बच्चों, प्रथम चित्र में हमने देखा कि दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में हमने देखा कि एक बालिका फ़ोन पे बातचीत कर रही है। तीसरे चित्र में हमने देखा कि एक बच्चा कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है। चौथे चित्र में हमने देखा कि एक बालिका किताब पढ़ रही है। बच्चों, इन चित्रों में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन चित्रों में क्या हो रहा है, लेकिन हम एक बार अध्याय का अध्ययन करते हैं। पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है। तीसरे चित्र में एक बच्चा पत्र लिख रहा है। चौथे चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब बच्चों, हमने चित्र देखे और चित्रों से हमने समझा कि यहाँ कुछ
कार्य किया जा रहा है। अब इन चित्रों से हमने क्या देखा, हम बोलकर अथवा लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं। अब बच्चों ये जो हमने 4 चित्र देखे तो उन 4 चित्रों के द्वारा हमने क्या समझा, हमने समझा कि हम अपनी बात को या तो बोल के बता सकते हैं या लिख के या लिखा हुआ पढ़ के या अपनी बात बोलकर दूसरे को समझा सकते हैं और अपने विचारों को बता सकते हैं। तो बच्चों यही भाषा होती है। अब मैं आपको इसकी भाषा की परिभाषा क्या होती है वो बताने वाली हूँ। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। बच्चों जिस भाषा के द्वारा या जिस साधन के द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों को, अपने मन में उठने वाले भावनाओं को दूसरों को लिखकर या बोलकर समझाते हैं या दूसरों के द्वारा बोले जाने वाले लिखे जाने वाले शब्दों को पढ़कर समझते हैं तो वो साधन क्या होता है, भाषा। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरे मन में उठने वाले विचार या मेरी जो बातें हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों ये जो माध्यम है इस माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो ये बच्चों ये तो हुआ भाषा की परिभाषा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए भाषा के रूप, मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। तो बच्चों भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। वो कौन से होते हैं देखते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो हम बोल के सामने वाले को समझाते हैं। अपने विचारों को बोल के जब हम सामने वाले को बताते हैं उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ या बता रही हूँ, ये मेरी मौखिक भाषा है। दूसरी है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जहाँ हम अपने विचारों को लिख के सामने वाले को बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। अब बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है। बोलकर या क्या होती है, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब हम अपनी बात बोलकर सामने वाले को समझाते हैं या अपने आसपास के लोगों को समझाते हैं, बोल के अपने मुंह के द्वारा बोल के जब बात समझाई जाती है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और जब हम अपनी बातें, अपने विचार सामने वाले को लिखकर समझाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता रही हूँ तो ये तो अपनी मौखिक भाषा हो गई। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो भाषा लिखी हुई है इसको लिखित भाषा कहा जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच आदि। हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हिंदी। अब जैसे बच्चों संसार में अलग अलग देश है और हर देश की एक खुद की भाषाएं हो जाती हैं या होती हैं और हर देश के वासियों को, हर देशवासी को अपनी भाषा अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र विशेष में समझाने के लिए अपनी भाषा की ज़रूरत होती है। तो जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है ताकि वो चीनी लोग अपनी भाषा को समझा सके। जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोगों को अपनी भाषा समझाने के लिए जर्मन भाषा की ज़रूरत होती है। अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। फ्रांस में फ्रेंच भाषा का उपयोग करके अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश भारत में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब बच्चों अपने राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का इस्तेमाल करके हम अपने विचारों को सामने वाले को बताते हैं। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों को, अपने मन की भावनाओं को दूसरों को बताते हैं या व्यक्त करते हैं। और भाषा के हमने 2 रूप पढ़े हैं। मुख्य जो 2 रूप होते हैं वो हमने
पढ़े हैं वो दोनों रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बच्चों क्या होती है? मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने मन में उठने वाले सवालों को मौखिक रूप से बोल के या बता के व्यक्त करते हैं, सामने वाले को समझाते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और ऐसी भाषा जिसमें हम अपने विचारों को, अपने मन की भावनाओं को सामने वाले को लिख के बयान करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। अब जैसे बच्चों हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम जब टीचर को, अध्यापक या अध्यापिका को अपने प्रश्न लिख कर समझाते हैं तो उसे लिखित या लिख कर बताते हैं, उसे लिखित भाषा। और जब हम अपनी बातें अध्यापक को या अपने सहपाठियों को, साथी जनों को बोल के बताते हैं, उससे मौखिक भाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है बच्चों। हिंदी भाषा के द्वारा हमारे सभी कार्यालय कार्य संपन्न किए जाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय राजभाषा है। आगे देखिए बच्चों, लिपि क्या होती है? लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब स्क्रिप्ट बच्चों, हमने फिल्में देखी, मूवीज़ देखी, तो उनमें कहा जाता है कि ये इस मूवी की स्क्रिप्ट है, इसकी लिपि है। तो लिपि या स्क्रिप्ट क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है। भाषा को लिखने का यही तरीका या ढंग लिपि कहलाता है। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब बच्चों, लिपि क्या होता है? लिपि एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को लिख सकें। बच्चों, हमने अभी भाषा पढ़ा था, भाषा क्या होता है एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों को सामने वाले को बताते हैं। अब बच्चों, हमने अपने विचारों को व्यक्त तो कर दिया, अब इसको हमने लिखित भाषा में भी तब्दील कर दिया। अब लेकिन लिखित भाषा में लिखे कैसे? अब जिस तरीके से या जिस ढंग से या जिस प्रकार से हम अपनी भाषा को लिखते हैं तो उस भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। अब बच्चों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, यानी उस भाषा की लिखावट या जो जिस भाषा में लिखी जाती है उसे गुरुमुखी कहा जाता है। अब अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में या लिपि में ढंग में लिखा जाता है। उर्दू भाषा की लिपि उर्दू भाषा फारसी रूप में लिखी जाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, इन भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब बच्चों, मैंने आपको लिपि क्या होती है वो समझाया। अब हम लिपि की परिभाषा देखेंगे। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब बच्चों, भाषा जिस प्रकार से, जिस तरीके से लिखी जाती है या जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करके अपनी विचारों को बताते हैं लिख के, तो उस बनावट को या उस ढंग को लिपि कहा जाता है। बच्चों, व्याकरण क्या होता है? अभी मैंने आपको भाषा और लिपि के बारे में समझाया था। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे व्याकरण में यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्याकरण क्या होती है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, यानी हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। अपना पहला वाक्य, मैंने दिल्ली जाना है, यानी मैंने दिल्ली जाना है। दूसरा है, हम हिंदी पढ़ रहा हूँ। तीसरा, हाथी पानी पी रही है। अब बच्चों, जब हमने इन शब्दों को या इन वाक्यों को पढ़ा तो कुछ हमें अजीब नहीं लगा, हाँ कुछ ऐसा था कि जिससे हमें ये गलत लगा। अब ये गलत क्यों लगा, यानी ये हमें अशुद्ध क्यों लगा? अब इन्हें शुद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है वो नीचे देखते हैं। उपयुक्त सभी वाक्य अशुद्ध हैं, इनके शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होंगे। अब बच्चों, जब हमने पढ़ा मैंने दिल्ली जाना है, तो क्या हम ये बोलते हैं कि मैंने दिल्ली जाना है? हम क्या बोलते हैं? मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने दिल्ली जाने का सही प्रारूप है मुझे दिल्ली जाना है। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य था और मुझे दिल्ली जाना ये हमारा शुद्ध वाक्य है। हम हिंदी पढ़ रहा हूँ, हम हिंदी पढ़ रहा हूँ बच्चों, ये आपका शुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य देखिए क्या होता है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। फिर देखना बच्चों, हाथी पानी पी रही, यहाँ हाथी तो क्या आ गया बच्चों, नपुंसकलिंग, और पी रही है ये स्त्रीलिंग। सॉरी बच्चों, हाथी पानी पी रहा, इसमें हाथी तो क्या हो गया, पुरुषवाचक,
और पी रही है ये स्त्रीवाचक। तो बच्चों इसको शुद्ध रूप देखो, हाथी पानी पी रहा है, तो इसका शुद्ध रूप हो गया हाथी पानी पी रहा है। शुद्ध भाषा बोलने तथा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसे भाषा कहा जाता है। और भाषा को जिस प्रारूप में, जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। बच्चों ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा को जिस प्रारूप में, जिस लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है, और लिपि को जिस प्रकार से लिखा जाता है, लिपि का शुद्धिकरण के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, व्याकरण की। यदि हमें अपनी भाषा को लिख के बताना है, लिपि के द्वारा बताना है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम अपने शब्दों को, अपनी भाषा को शुद्धिकरण करके सामने वाले को बता सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो बच्चों व्याकरण का ज्ञान होने हेतु हमें भाषा और लिपि लिखने के लिए जरूरी है। यदि हमें भाषा को या लिपि को व्यक्त करना है तो व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों ये आज हमारा प्रथम अध्याय हो चुका है। हम इसके कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए अपना प्रथम प्रश्न है, भाषा क्या है। तो बच्चों आपको भाषा क्या है इसके बारे में मैंने बताया है। तो अब आप लिखोगे, घर पे गृह कार्य में लिखोगे, आपका प्रथम प्रश्न होगा भाषा क्या है, और आप लिखोगे भाषा की परिभाषा। अभी अपना द्वितीय क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के साथ भाषा के किस रूप में बात करते हैं। तो बच्चों आप जिस भाषा में अपने माता पिता से या अपने बड़े जनों से बात करते हैं तो वो भाषा आपको लिखनी है। क्या आप, अपना तीसरा प्रश्न है, क्या आपको हिंदी के अतिरिक्त कोई और भाषा आती है। हाँ बच्चों यदि आपको हिंदी के अलावा अगर कोई और भाषा आती है तो वो आपके उत्तर के रूप में आप लिखोगे। बच्चों ये 3 प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिखने हैं। और बच्चों आपको अपने देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में आपको कम से कम 5 राज्यों की राज्य भाषा या फिर वहाँ प्रांत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये आपका आज का गृह कार्य है। हैव ए नाइस डे।